हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी 2017 टू 2021। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप एक वीडियो जो है नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी के बारे में लेकर के आओ और करंटली सर आप मुझे करंटली बताना। तो मैं उसी टॉपिक के बारे में आज लेकर के आया हूँ, नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी। राइट, तो जैसे कि देखा जाए तो मोदी सरकार में एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है ऑलरेडी डगमगाया हुआ है, तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने लोगों को करंट अफेयर्स में या फिर इकोनॉमी में है ना, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या फिर इशू आ रही है तो वो हमारे इंस्टा पे जाएं और टेलीग्राम पर जाएं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से इंस्टा है और टेलीग्राम है, तो आप वहाँ पर जाएं और क्वेश्चन करें और आप लोगों को वहाँ पर PDF और वीडियो दोनों मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो मेल आईडी हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उस पर मेल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में भी कर लें। राइट, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर नेशनल इनकम क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग को अगर किसी भी अलग टॉपिक्स में करंट अफेयर, सपोज करो कि वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं भी आते हैं, तो हमारी प्लेटफॉर्म आप लोगों को अदर्स टॉपिक में भी मदद करेगी, जिससे कि आप लोग का नॉलेज जो है एक तरह से इन्हेंस हो सके। राइट, अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन को गेन करना गलत बात नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन को गेन करोगे तो रियल लाइफ में आप लोग का ही हेल्प होगा। ओके, तो जितने लोग हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स टीम का ये जो चैनल है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। राइट, क्योंकि आप लोग इस चैनल पर आओगे तो आपका ही नॉलेज एक तरह से बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो हमारी टीम है एक तरह से पूरी तरह से वर्क हार्ड कर रही है आप लोग के लिए, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पूछें, जितने भी क्वेश्चंस हो। ऐसा नहीं कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट अदर करंट इशू से भी आप पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर नेशनल इनकम होता क्या है। राइट, तो सबसे पहले ये जानिए कि नेशनल इनकम फार्मूला रेफर्स टू द फार्मूला दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री by its residents and income received by its residents, and as per formula national income is calculated by adding together। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर आप कंजम्पशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में प्रोड्यूस्ड होता है और उसका जो एक्सपोर्ट होता है, कहने का मतलब नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर आप कहने का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट में से आप इम्पोर्ट माइनस कर दो तो वो नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है ना। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो कंट्री अगर मान लीजिए इंडिया है, तो अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बहुत सारे प्रोडक्ट का, एक्सपोर्ट मतलब आप सेल कर रहे हो, राइट, और इम्पोर्ट मतलब आप दूसरे कंट्री से अपने यहाँ मंगवा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप परचेज कर रहे हो। तो कहने का मतलब सेलिंग बड़ा होगा या परचेज बड़ा होगा। अगर सेलिंग बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, राइट। तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट का होना बहुत एक तरह से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, और इंपोर्ट अगर कम रहे तो वो चलेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर लॉसेस होंगे। फॉरेन प्रोडक्ट बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। तो एक तरह से देखा जाए तो आप यहाँ पर उसमें से माइनस क्या करोगे, रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, देन सब्ट्रैक्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। तो आप यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होते हैं रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का, आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे इन सारों में से। राइट, तो कहने का मतलब नेशनल इनकम एक तरह से क्या हुआ, अब एक तरह से जितने भी कंजम्पशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब सारे GDP के अंदर आते हैं और उसमें से आप माइनस कर दो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री, तो वहाँ पर आपका निकल जाएगा नेशनल इनकम। और ये जो नेशनल इनकम है इन चारों के ऊपर बेस्ड है, और वो है GDP, NDP, GNP और NNP। जिन लोगों ने एक तरह से GDP का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर GDP का वीडियो देख लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो GDP का वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें बहुत कुछ समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आप लोग समझ जाओगे पूरी तरह से। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि करंट में मैं आप लोगों को 2017 से लेकर के 2022 तक का
आप लोग को यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। अभी जो मोदी गवर्नमेंट का जो अभी सरकार चल रही है, आप देखो कि अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इन 5 सालों में, राइट। तो कहने का मतलब लोगों को यहाँ पर इकोनॉमी देखना है, राइट। अदर चीज़ें तो एक तरह से अगर धर्म देखेंगे हिंदू मुस्लिम तो इससे देश नहीं चलता है, राइट। आपको यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करना है, तभी देश आगे बढ़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए जीडीपी जो ग्रोथ हुआ था 2016 से लेकर 2017 में कितना हुआ था, 123 लाख करोड़, राइट। और ग्रोथ जो है वो कितना हुआ था, 8.3। और उसके बाद अगर आप देखोगे 2017 से 18 में तो वो 132, तो कहने का मतलब स्लाइटली लूज हुआ 7.0। उसके बाद आप आंकड़ा देखो 2018 से लेकर के 19 तक तो फिर से लूज हुआ 6.1, मतलब आप देखो 140 लाख करोड़ चला गया। उसके बाद फिर देखो 2019 से लेकर के 20 वो चला गया 4.2, वो आ गया, ये आंकड़ा जो है एक तरह से 146 लाख करोड़ पहुंच गया। उसके बाद आप बात करो 2020 से लेकर के 21 तो ये तो पूरा नीचे ही चला गया -7.7। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टोटली डिक्लाइन है 134 लाख करोड़ का। और अभी 21-22 में देखें तो अभी ये आंकड़ा 149 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो कहने का मतलब एक तरह से स्लाइटली ग्रोथ हुआ 11.0 का। तो कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जीडीपी क्या साल भर में ही निकलता है क्या, हम उसे हाफ ईयरली नहीं निकालते हैं? नहीं, देखो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है वो क्वार्टरली बेसिस पे ही निकलते हैं, है ना, हर 3-3 मंथ पर। जैसे साल के 12 मंथ होते हैं तो आप 3-3 पार्ट बांट लो क्वार्टरली। तो जनवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में निकलते हैं, आफ्टर दैट अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर। तो ऐसे 3-3 महीने पर ये जीडीपी का जो आंकड़ा आते रहता है, राइट। तो अभी आप देखोगे करेंटली 2021 से लेकर के 22 तक तो ये जो है 11% का थोड़ा बहुत ग्रोथ है, तो 149 लाख करोड़ का। तो अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ ही महीना पहले ये ग्रोथ बहुत ख़राब था -7.7 का। तो यहाँ पर सरकार का तो जैसे ऐसे कहना है कि पैंडेमिक के वजह से ये जीडीपी ये डगमगाया है। हम लोग भी मानते हैं कि हाँ पैंडेमिक का असर हुआ है, ये बात हम मानते हैं, बट आप अदर कंट्री से भी तो कंपैरिजन कीजिए, आखिर इंडिया में ही ऐसा क्यों हुआ। तो कहने का मतलब आपको तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। खैर ये हम और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो खैर सरकार है तो सरकार को ही देखना पड़ेगा, राइट। तो आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैं आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखला रहा हूँ 2017 से लेकर के 21 तक। तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ तक 2017 से आप देखो जो मोदी गवर्नमेंट आई थी वो आई थी 2014 में, उस समय चुनाव हुआ था, एंड आफ्टर दैट 2019 में फिर से चुनाव हुआ, राइट। तो अब मैं यहाँ पर तो बात करने वाला हूँ सिर्फ 5 सालों का। तो आप ये देखो आंकड़ा 2017 का वो 5% का लगभग ग्रोथ था, और 2017 में अगर देखोगे तो 3.4% ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट गया, राइट। उसके बाद आप ये आंकड़ा देखते जाओ 2018 में 5% पहुँच गया, फिर 2019 में देखो तो ये 7% पहुँच गया, और 2020 का तो आप यहाँ पर छोड़ ही दो, ये हालत ही खराब है 23.5%। तो यही है आज के अच्छे दिन, राइट। तो फिर उसके बाद आप देखो 2021 में ये पहुंच गया है 11.9%। तो आप लोग देख ही रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि जो अभी इंडियन इकोनॉमी है ये अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, 100% ख़राब चल रहा है। जो चीज़ रियलिटी है तो वो तो उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसी ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट। अब जो वैकेंसीज आई हैं, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं वो देखिए, जितने रिकॉर्ड हैं वो आप देखिए 2016 से लेकर 17 तक। यूपीएससी के जो वैकेंसी हैं 6103 टोटल वैकेंसी। 2017 से 18 में आप देखोगे गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है वो 4149 पे चला गया। 2018 से 19 में अगर ये आंकड़ा देखोगे तो 1142। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो 19 से 20 में थोड़ा स्लाइटली बढ़ गया 4399, और 2020-21 में ये आया ही नहीं, राइट। उसके बाद आप देखो एसएससी की वैकेंसी 68,880, ये 2016-17 में। 17 से 18 में आप देखो तो 45,391। उसके बाद 18 से 19 में देखो तो 16,748, और उसके बाद आप 19 से 20 में देखो तो 14,691, राइट। तो उसके बाद फिर देखो 2020 से 21 में
ये तो वैकेंसी ना के बराबर 2106, इसे कहते हैं दिखावा वैकेंसी। कहते हैं ना कि गवर्नमेंट थोड़ा दिखाने के लिए एक वैकेंसी निकाल देती है, बस वही बात है। उसके बाद अब देखो आरआरबी, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, अब 2016-17 में देखो तो 27,427। उसके बाद अब 17 से 18 की बात करो तो 25,564। उसके बाद 18 से 19 में देखो तो 7,325। और उसके बाद अब 19 से 20 की बात करो तो 1,16,000। तो ये थोड़ा सा ये भी दिखाने के लिए ही था, ठीक है। लाख का जो वैकेंसी निकला है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चुनाव हुआ था 2019 में, राइट। तो चुनाव होने से पहले तो कुछ तो चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत दिखा दिया, 1,16,000 कुछ वैकेंसी निकाल दिया गया कि ताकि वोट फिर से मिल जाए। और 2021 में आप देखें तो चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो ये वैकेंसी घट करके 3,873 पे आ गया। तो कहने का मतलब ये भी जो है ना डिप्लोमेटिक पीपल होते हैं, उनके लिए ही वैकेंसी आए हैं, बीटेक वालों के लिए। अब इंडियन पोस्ट की बात करो तो देखो 2016-17 में 9,029 और 17-18 में आप देखोगे तो 10,886। तो आप स्क्रीन पर देखो, ये सारे आंकड़े रिकॉर्ड है, राइट। आगे बात करते हैं हम, ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी अब देखिए यहाँ पर 2017 से 18 7,19,078, ये करोड़ में ये आंकड़ा है, ठीक है। तो 17 से 18 में ये जीएसटी बढ़ना मतलब अच्छा चीज़ नहीं होता है, जीएसटी बढ़ना मतलब खराब चीज़ होता है। कहने का मतलब ये टैक्स है, ये आपको नहीं मिल रहा है, ये टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, राइट। तो आप देखो 2018 से 19 में जो टैक्स आए हैं जीएसटी के, ये कितना आए हैं आप गिन लो, 11,77,370 का आंकड़ा है। उसके बाद तो और बढ़ रहा है, देखिए 12,22,131। और उसके बाद थोड़ा सा 20-21 में थोड़ा बहुत कम हुआ, जब लोगों का मुद्दा खड़ा हुआ, मूवमेंट हुआ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये 10,12,000 पर पहुंच गया। तो अब देखिए यहाँ पर, तो एक तरह से मैंने एक ग्राफ को लिया है, राइट। तो कोविड-19 जब आया था तो एक तरह से उस समय अप्रैल में ये 32,172, राइट। तो एक तरह से 32,172 करोड़ था ये जीएसटी। उसके बाद ये आंकड़ा 86,449 पे पहुंच गया अक्टूबर में। उसके बाद ये 1,04,000 पे भी गया है, राइट। और अभी जो है करंटली, ये फरवरी का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, तो ये 1,13,866, राइट। तो एक ज़माना था 2012-13 में जहाँ तेल की कीमत 50 से 52 रुपया रहता था, तो आज वो बढ़ करके 90 रुपया हो गया है, राइट। तो जिनके पास पैसे हैं तो वो तो ठीक है, मिडिल क्लास भी चला ही लेते हैं, ठीक है। तो जाता किसका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो खैर अब तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, हम और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यही वो चीज़ है जो आपको बताता है कि आखिर महंगाई कितना बढ़ रहा है। तो आप देखिए स्क्रीन पर 2017 में ये जो आंकड़ा है ये 132 के करीब है सीपीआई। अगर यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो कि सीपीआई क्या होता है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, होल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो वीडियो जरूर देखो आप। और फिर से मैं आप इस चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल, एक तरह से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीपीआई का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से मेजरमेंट का काम करता है कि आखिर महंगाई कितना बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका जो मेजरमेंट करता है ये सीपीआई करता है। और डब्ल्यूपीआई में आप लोगों को बताया गया था कि जितने भी वो होलसेलर्स होते हैं, जब होलसेलर्स जो सामान खरीदते हैं तो उन लोगों का महंगाई, उन लोगों का इन्फ्लेशन कितना हुआ, तो वो डब्ल्यूपीआई में जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो हम कंज्यूमर्स पे जाता है, राइट। तो आप आंकड़ा देखिए 2018 का, ये 135 से भी ऊपर चला गया। ये 135 है, रुपया मत समझना आप लोग, ये इंडेक्स है, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं इसे। और इंडेक्स को हम लोग 100 के बेसिस पर रखते हैं, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर 130 था, उसके बाद 135 गया। 2019 में आप देखोगे तो 140 से ऊपर चला गया। मतलब जितना ऊपर जा रहा है प्राइस लेवल उतना बढ़ रहा है, कहने का मतलब इन्फ्लेशन उतना बढ़ा। 2020 में आप देखिए ये आंकड़ा तो एक तरह से 150 के आसपास आया हुआ है। और 21 का जो आप बात करोगे ना, तो अभी जो 21 करंट ईयर के मैं बता रहा हूँ, तो ये 160 गया है ये इंडेक्स। तो आप सोचिए महंगाई जो है कितना तेजी से बढ़ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार जो है उन्होंने वादा किया था कि 2025 आते आते
हम अपना जीडीपी जो है 5 ट्रिलियन बनाएंगे, राइट। तो 5 लाख करोड़ डॉलर बनाएंगे, लेकिन वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, राइट। उसके बाद अगर देखोगे तो अभी एक तरह से रिकॉर्ड जो किया गया है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो 2.2 करोड़ एक तरह से जॉब लॉस्ट हुआ है। मतलब जो लोग जॉब कर रहे थे, तो इन 5 या 6 सालों में 2.2 करोड़ लोगों का जॉब ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक तरह से कहा जा रहा था कि जीडीपी का 25% का हिस्सा बनाया जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो अगर देखा जाए तो ये अभी भी 15% पर ही अटका हुआ है। तो आप देख सकते हो देश की इकोनॉमी कहाँ पर है, राइट। तो अभी आप समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए, आप लोग को ये सब नहीं सोचना है, आप लोग बस एग्जाम की तैयारी करो और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।